नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के नकली होने को लेकर दाखिल याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले डेरा प्रेमियों को जमकर फटकार लगाई है। वहीं इसको लेकर हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत चौटाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों को उलझाकर हाईकोर्ट मीडिया, सरकार और जनता का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसी याचिकाएं लगाने से परहेज करें। देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पिटीशन दायर करते वक्त दिमाग लगाएं। कोई फिक्शन मूवी देख ली थी क्या? याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट ने यह सवाल किया कि जिस तरह की पिटीशन उनकी तरफ से दाखिल की गई है, उसको देखकर यही लग रहा है कि कोई फिक्शन मूवी देखकर आए थे और पिटीशन डाल दी। अब हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद कहीं ना कहीं डेरा के जो समर्थक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें खुशी की लहर है। कि जो बरनाला आश्रम यूपी में पैरोल पर गुरुजी बाहर आए हैं, वो गुरुजी राम रहीम जी असली नहीं है और आज उस पर ही कोर्ट में सुनवाई हुई। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। 2019 में भी इन्हीं लोगों ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर। उस हाई कोर्ट की याचिका में उस समय भी इन्होंने ये आरोप लगाए थे कि जो सुनारिया जेल में पूज्य गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनको जी हैं, उनकी जान को खतरा है। लेकिन जब हाई कोर्ट में ये याचिका दायर हुई तो हाई कोर्ट ने ये इंक्वायरी रोहतक सेशन जज को मार्क की। रोहतक के सेशन जज साहब सुनारिया जेल में पूज्य गुरुजी को मिलकर आए। वहां पर पूज्य गुरुजी ने इनको जानने से भी मना किया कि हम इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। और पूरी जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि जो ये पिटीशन इनके द्वारा लगाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का समय टाइम वेस्ट करने के लिए और एक प्रिविलेज पिटीशन है जो ये लगाई गई है। तो रोहतक सेशन जज की तरफ से जब यहाँ हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने इनको 50,000 रुपए जुर्माना लगाया था। सेम उन्हीं लोगों द्वारा, उसी ग्रुप के द्वारा आज फिर ये पिटीशन यहाँ दायर की गई। उसी ऑर्डर के तहत आज फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रिविलेज पिटीशन है, आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अगर उन्होंने कोई अपना वेट लूज कर रहा है या कुछ है, उसमें आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आज ये सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई और विद कोस्ट इस पिटीशन को, याचिका को डिसमिस। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के असली नकली को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका तो खारिज हो गई है। अब इसके लिए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई गई। इसको लेकर आज सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने कहा कि कुछ लोग डेरे की छवि खराब करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे थे। बिल्कुल दिमागी तौर पे बिल्कुल सही नहीं है जो ऐसी बातें करके हाई कोर्ट का भी समय खराब कर रहे हैं और समाज में भी अशांति का माहौल बनाना की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको फटकार पड़नी थी, वो आज हाई कोर्ट ने बिल्कुल कर भी दी है। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये बिल्कुल बेधड़क है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर पूरी लगाम होनी चाहिए ताकि समाज में अमन शांति बनी रहे। जब भी गुरु जी आते हैं तो ये लोग ऐसे ही कई बार याचिका लगाते हैं। इनको पहले भी फाइन लग चुका है, पहले भी इनको फटकार पड़ चुकी है। ऐसा है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 1996 से श्रद्धालु हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो श्रद्धालु हो तो उन्हें अपने गुरु की पहचान नहीं है। तो ये बिल्कुल बेधड़क बातें ये बना रहे हैं। ये लोग बिल्कुल अपने आप को डेरा श्रद्धालु कहते हैं, वो किसी प्रकार के श्रद्धालु नहीं है। इनका मकसद सिर्फ डेरा श्रद्धालुओं की छवि को खराब करना। जो डेरा श्रद्धालु सिर्फ मानवता भलाई के कार्य करते हैं, अमन शांति प्रिय होते हैं, ये लोग सिर्फ डेरा श्रद्धालुओं की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल ऑनलाइन गुरुजी प्रवचन भी कर रहे हैं, संगत को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सबके रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उनको मानवता भलाई के कार्यों के बारे में भी प्रेरित कर रहे हैं। ये मतलब वही गुरुजी है। कोई गुरुजी में 1% का भी कहीं हमें तो फर्क लगा नहीं और दूसरे लोगों को लगता होगा ये हमें कह नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर है। हाँ, ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हाई कोर्ट ने फटकार जैसे लगाई है और आगे भी इनको फाइन लगना चाहिए ताकि ये आगे समाज में अशांति फैलाने की कोशिश ना करें और इनको अच्छे से फटकार लगनी। और एक
सीएनजी कार्यक्रम में शामिल होने हिसार पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाते हुए कहा कि वो हरियाणा प्रदेश को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं और इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब मामले सामान्य हैं और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। मैंने हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया, वो अलग से काम कर रहा है और सभी तरह के काम करेगा, एजुकेशन भी करेगा, प्रिवेंशन भी करेगा और जो ये नशे का कारोबार कर रहे हैं इनको खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा। सर, कोरोना के केस अब बढ़ने लगे तो आपकी प्रदेश में टीम कैसे काम करेगी? नहीं, हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। देखिए, अब कल भी 350 के करीब थे कोरोना के केस, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें लोगों को स्वयं से ही प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। सर, फार्मेसी का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है और इसमें वो प्रधान और एक दलाल भी गिरफ्तार हुआ है और प्रधान और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी मैंने डिपार्टमेंटल जांच भी करवाई है और उसकी रिपोर्ट भी मेरे टेबल पर आ चुकी हुई है। जल्दी ही हम उसके मुताबिक कोई कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, जेजेपी में भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। इस बात को समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये कहावत आपको राजनीतिक गलियारों में सहज ही सुनने को मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आज इस कहावत की क्या प्रासंगिकता है, तो आपको बता दें कि हरियाणा की सरकार में साझेदार पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के विधायक अंदर खाने बगावती सुर अपनाए हुए हैं। भविष्य की राजनीति अपने खुद के दम पर करने का दावा करने वाली जेजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो अपने विधायकों को शांत रखने की है। अंदर खानों से खबर है कि जेजेपी के 10 में से 5 विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इनमें से सबसे पहले आप नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम का बयान सुनिए और उनके बगावती तेवरों और इशारों को समझिए। पार्टी बूटी का तो कोई नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा खुद का ही फैसला है। पार्टी क्या होती है इसमें वैसे भी कोई पार्टी नहीं, ना तो मैं दुष्यंत की कोई मुखालफत करना चाहता। जिस दिन मुखालफत करूंगा उस दिन यूं समझ लेना बहुत बुरा दिन होगा। ये इस वाली टिकट पे तो एक दिन जीता कोई ईश्वर सिंह भी अपनी पुत्र बधू को जिता के लाया अपने बलबूते पे। जुला में तीसरी पोजीशन पाया, जबकि वो बड़ा इज्जतदार लड़का था, क्योंकि उसका टैग ये लग रहा JJP गया। एक तरफ तो उनका कहना कि निकाय चुनाव में हमारा लड़का इसलिए हारा क्योंकि उसके ऊपर जेजेपी का सिंबल था। पार्टी को लेकर भी उन्होंने हास्य टिप्पणी की। वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर भी नारनौल विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि जिस दिन उनकी मुखालफत करूंगा वो दिन बहुत बुरा होगा। वहीं दूसरी शिकायत सुनिए गोलाचिका से विधायक चौधरी ईश्वर सिंह की। उन्होंने कहा कि दुष्यंत जी के पास महकमा होते हुए भी हमारी सुनी नहीं जा रही है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। लोगों के जहन के अंदर ही बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल जिले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं, तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका, इसीलिए मैंने ये बात रखी। जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, गोलाचिका के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा भी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग पूर्व में नाराज होकर मान चुके हैं और इन सब की नाराजगी की वजह अलग अलग है। वहीं भाजपा की पंचकुला में हुई प्रांतीय परिषद की बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया जा चुका है। उसके बाद शहरी निकाय चुनाव। भाजपा ने इन निकाय चुनावों में भी अकेले उतरने का मन बनाया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा मैदान छोड़ देने के बाद भाजपा और जजपा को मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। भाजपा की इस मजबूरी को भांपते हुए अब जजपा भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि टूट की इस सुगबुगाहट को जेजेपी कैसे संभाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
देखिए, सोनीपत के गांव सिरसा के रहने वाले अंकित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, ये आपको बता दें। ये मामला जो सामने आया है, बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये गिरफ्तारी हुई है। शूटर अंकित को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सोनीपत के गांव सिरसा के रहने वाले अंकित को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंकित 10वीं क्लास में फेल हो गया था और शुरू से ही उसका पढ़ाई में लगाव नहीं था। परिवार में सबसे छोटा था। परिवार के बहुत समझाने के बाद अंकित नहीं माना और पिछले 3 महीने से घर भी नहीं आया। और वहीं बहादुरगढ़ में हरियाणवी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जगबीर दहिया को धमकी देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 23 जून को धमकी भरा कॉल किया था और इसके बाद 2 जुलाई को नकाबपोश बदमाश हाथ में हथियार लेकर दहिया के ऑफिस पहुंचे और ऑफिस बॉय को पिस्तौल दिखाकर दहिया के बारे में जानकारी मांगी। फिलहाल जगबीर दहिया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दहिया फिल्म निर्माता होने के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी करता है। तो वहीं निपुण हरियाणा मिशन के तहत खंडराई के बीआरसी हॉल में 5 दिवसीय एफएलएन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी भारती ने किया। इसके बाद उन्होंने शिविर का जायजा लिया और शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ाया। प्रशिक्षण शिविर में खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों से एफएलएन प्रशिक्षण के संदर्भ में कई सवाल पूछे, जिसका सभी अध्यापकों ने जवाब दिया। बता दें कि इस मौके पर सोनीपत के जिला एफएलएन समन्वयक मनोज वर्मा, प्रिंसिपल नोडल अधिकारी समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। अब बात पलवल पुलिस की, जिसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी तरीके से पुलिस बनकर पैसा ऐंठने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस वर्दी, नकली आई कार्ड और 6000 से ज्यादा नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर यूपी के कासगंज में लोगों को पुलिस का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर वो बुराका गांव पहुंचे, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथियों का पता लगाने में जुटी हुई है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पलवल श्री राजेश दुग्गल आईपीएस के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हुए एवीटी स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिनू वासी देसी गांव जिला नूर हाल हकीम को गिरफ्तार किया गया है। जो गुप्त सूचना के आधार पर मिला था कि नकली इंस्पेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड रखता है, साथ ही अपने नकली इंस्पेक्टर की वर्दी रखता है तथा नकली नोट रखता है और ये इससे सामान खरीदता परचेज करता है। पूरी रेड की जाए। बात कैथल की, जहां पर आलू फूड एंड अलाइड अनलोडिंग मजदूर यूनियन के मजदूरों ने लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कहा कि 1 तारीख को इंक्वायरी के बाद मजदूरों की गिनती हुई जो काम पर आए थे, लेकिन 3 तारीख के बाद उनकी ना तो हाजिरी लगाई गई, ना ही उन्हें मजदूर माना जा रहा है और अब वो इस तरह के ठेकेदारी प्रथा से परेशान हैं।
और रतिया के मॉडल टाउन में सीवरेज ओवरफ्लो होने से पानी गलियों में जमा हो चुका है। करीब 1 फुट पानी गलियों में जमा है, जिससे ग्रामीणों को कई परेशानियां हो रही हैं। इस गंदे पानी में लोग चलने को मजबूर हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने अब प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि ये हाल आज का नहीं है, बल्कि पिछले 1-2 साल से बना हुआ है और लोग इसके चलते बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 साल से वो सभी विभागों के चक्कर काट चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी 2 बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने कहा है कि अब उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वो बड़ा आंदोलन करें या फिर पलायन करें। सबसे बड़ी समस्या ही सीवरेज की आ रही है। हम सबसे पहले मॉडल टाउन का एरिया हुड्डा डिपार्टमेंट के पास होता था, जो कि फतेहाबाद में है। हुड्डा डिपार्टमेंट के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा हमने आपका सारा टेक इंचार्ज सीवरेज का पानी का नगर पालिका को दे दिया है। तो हम उसके बाद नगर पालिका के पास गए। नगर पालिका कहते हैं हमारे पास स्पेशल कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं ताकि आपकी सीवरेज की समस्या का हल हो सके। फिर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए तो उन्होंने हमें लेटर लिख के दे दिया भाई आपका एरिया मॉडल टाउन का हमारे अंडर में आता ही नहीं। तो हम तीनों विभाग के चक्कर काटने के बाद हमने एसडीएम साहब से भी गुहार लगाई, डीसी साहब से भी गुहार लगाई, सीएम विंडो पे भी गुहार लगाई, लेकिन पिछले 1.5 से 2 सालों में कोई भी समस्या का हल करने को तैयार नहीं है। ये पिछले 2 साल से दिक्कत आ रही है जी। हमें हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। कई बार हमें डेंगू हो चुका है, कोरोना के काल में वायरल हो चुका है। ये जीवन और मृत्यु के बीच एक तरह से हम जूझ रहे हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सभी के पास हम जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे के रिटर्न में भी दे के आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। 2 साल होने वाले इस बात। तो अब फिर क्या फैसला लिया आपने? अब हमें शायद ये मकान बेच के कहीं और स्टेट में ही जाना पड़ेगा, हमें लग रहा है आज धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बात अब सोनीपत की करेंगे, जहां पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग ने उनके बिल के साथ-साथ 2 महीने की एडवांस सिक्योरिटी राशि जोड़ दी है, जिससे उनके बिजली का बिल काफी ज्यादा आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, इस मजदूरी के बल पर वो इतना ज्यादा बिल नहीं भर सकते। वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि वो बिजली विभाग को सिक्योरिटी राशि ना जोड़ने का आदेश दे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो बिजली बिल नहीं भरेंगे। और सोनीपत में एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि पुलिस और पूरा प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। इस मामले को लेकर गांव के लोग परिजनों के साथ इकट्ठे होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और उचित कार्रवाई करके न्याय की मांग की। अब लोगों ने आरोप लगाया है कि पहली बार ट्रांसलेट और पुलिस की मौजूदगी में लड़की के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। उप पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जल्द ही पीड़ित को न्याय मिलेगा। इस लड़की के बारे में आए हैं भाई, इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जब ये संस्था में थी और इसके घर वाले यहाँ से लेके गए तो ये लड़की जो है ना असमर्थ थी चलने में, और इन्होंने जा करके डॉक्टरों से दिखा करके इन्होंने मेडिकल करवाई। मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई, वो रिपोर्ट भी इनके पास में नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने जो है ना दोबारा इसकी काउंसलिंग कराई मेडिकल, उसका हमें भी नहीं पता क्या। अब ये बोलते हैं कि क्या मांग करते हो? मांग ये करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। झज्जर के डाबोदा कला गांव के बाहर शराब का ठेका खुला होने के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। शराब का ठेका कृषि भूमि में खोला गया है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका गांव में ही होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि इस ठेकों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। हमारे बालक बच्चे लड़की बहुत परेशान हो रही। हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। जो बेटियां हैं वो पैदल जाती हैं पढ़ने के लिए? पैदल जाओ, कोई साधन नहीं। जनानी भी पैदल आओ है, माजरे जाकर बैठे कोई
तो झज्जर के सिविल अस्पताल में तनख्वाह न मिलने से कर्मचारी परेशान है। इस बात की जानकारी मिलते ही हरियाणा न्यूज की टीम जब सिविल अस्पताल पहुंची तो उन्होंने एक लिफ्ट कर्मचारी से बात की। इस दौरान कर्मचारी ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों से उसे और उसके साथियों को सैलरी नहीं मिली, ना ही उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि बीते दिन उपायुक्त अस्पताल के दौरे पर आए थे, तब सभी ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान उपायुक्त ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि वो एसएमओ के पास भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही कई कर्मचारियों से हरियाणा न्यूज ने बात की तो सबने अपनी परेशानी खुलकर बताई। लगा हुआ हूँ, हम 6 बंदे हैं, न तो हमारी कोई पोस्ट आई है, न ही हमारे 3 महीने हो गए 31 मार्च के बाद सैलरी आई है, न ही ये हमारी समस्या का कोई नोटिस नहीं दे रहे कि आपके आएगी, कोई समाधान नहीं कर रहे, न तो हमारे कोई सुनवाई कर रहा है। हम डीसी तक मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं। झज्जर में हमें यहाँ पे 3 महीने ड्यूटी करते हुए न तो हमारी सैलरी आई है और न ही हमारे यहाँ पे पोस्टिंग का ज्वाइनिंग का लेटर आया अभी तक। डीसी ने जिस दौरान राउंड किया था उस पर हमने अपनी शिकायत रखी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस महीने में आपका आ जाएगा। हम जैसे एसएमओ से मिले तो उन्होंने भी यही कहा इस महीने में आ जाएगा। लगातार 3 महीने हो लिए, हर बार महीने का राउंड दे देते हैं, अभी इस महीने में आएगी, इस महीने में आएगी, फिर लेकिन अभी तक कोई पोस्ट नहीं आई है। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करनाल पुलिस की डिटेक्टिव सेल ने ट्रांसफॉर्म चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 250 किलोग्राम तांबा कॉइल, एक देशी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल हुई 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लिया है। देखिए, जैसा कि आपको पहले से विदित है कि पिछले कुछ समय से इंद्री एरिया में ट्रांसफार्मर की वारदातें बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने हमें एक स्पेशल ये ड्यूटी लगाकर हमें उस एरिया में भेजा था, जो कि हमारी टीम में वर्किंग करते हुए 18 जून रात को हमारी टीम ने एक बाइक पर सस्पेक्टेड पल्सर बाइक पर 3 लड़कों को पकड़ा था, जिनके पास से तांबा और तार और ट्रांसफार्मर को सामान बरामद हुआ था, जिससे हमारी टीम ने लगातार उसके बाद इनको रिमांड पर ले रही है और 6 मुकदमों में हमने इनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन्होंने जो दौराने रिमांड टोटल वारदातें कबूल की, 187 वारदातें कबूल की है। और अब बात रेवाड़ी की, जहां पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये बदमाश 7 तोला सोना और 5,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय घर पर बुजुर्ग दंपत्ति के अलावा उनके भाई भतीजे मौजूद थे। ये घटना रात करीब 2 बजे की है। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर बावल रोड स्थित सेक्टर 1 में नकाबपोश बदमाश एक घर में घुसे और हथियार के बल पर लूट की। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ड्राइवर इनको लेके आया था, ये गाड़ी रोकते ही 10 कूद गए उनकी गाड़ी में, टाटा में